नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बीच आ रही बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। बड़ी खबर, सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की। सीएम सुक्खू ने मल्लिकार्जुन खड़गे से शिष्टाचार भेंट की। सरकार और संगठन से जुड़े विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई और सीएम सुक्खू ने खड़गे को विकास कार्यों की जानकारी साझा की है। तो हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली पहुंचकर मुलाकात की। दिल्ली दौरा रहा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। शिष्टाचार भेंट मुलाकात सीएम सुक्खू और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई और सरकार और संगठन से जुड़े विषयों पर इस दौरान दोनों के बीच चर्चा हुई है। ये मुलाकात संगठन और सरकार से जुड़े मुद्दों को लेकर रही और जो विकास कार्य लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचकर कर रहे हैं, उन विकास कार्यों की जानकारी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साझा की। ये मुलाकात दोनों के बीच में दिल्ली में हुई, राजधानी दिल्ली में, और तस्वीरें दोनों के बीच जो मुलाकात हुई उसकी सामने आई है। टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिष्टाचार भेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम सुक्खू के बीच हुई। इस दौरान कई मुख्य विषयों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। सरकार और संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। क्या कुछ समस्याएं हिमाचल प्रदेश में जनता के बीच में हैं, जो लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुन रहे हैं। लोगों की समस्याओं को अलग अलग जिलों के दौरे पर पहुंचकर जनसंवाद स्थापित करने की कोशिश सीएम सुक्खू इससे पहले कर रहे थे। जनसभाओं को संबोधित भी किया था और अलग अलग जिलों में पहुंचकर वहां के दौरे कर कई विकास कार्यों की, कई परियोजनाओं की सौगातें भी इस दौरान हिमाचल प्रदेश के अनेक जिलों को सीएम सुक्खू ने दी है। जिसके बाद ये दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण सीएम सुक्खू का। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की, उनसे मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई, संगठन और सरकार से जुड़े मुद्दों पर। और चलिए बढ़ेंगे अब खबरों में आगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कर्ज के मुद्दे ने सियासी पारा हाई कर दिया है, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर मंत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 2 सालों में 30,080 करोड़ का लोन लिया है। लोन का बड़ा हिस्सा पूर्व बीजेपी सरकार की बजट ऑब्लिगेशन पूरी करने और कर्जे चुकाने में गया। साथ ही मंत्री कई मुद्दों को लेकर पूर्व की बीजेपी सरकार को घेरते हुए भी नजर आए। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। जो हमें विरासत में कर्जा मिला था वो 75,000 करोड़ था और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो कर्मचारियों की देनदारी थी वो अलग से था। तो 85,000 करोड़ रुपए का ऋण हमें जो है वो विरासत में मिला है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वही जो है आज लोगों में ये साबित करना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है इसके लिए दोषी है और अपने आप को उस पाप से मुक्त होना चाहते हैं, जबकि वो पाप उन्होंने किया है वित्तीय कुप्रबंधन करके और इसकी जिम्मेवारी उनकी बनती है। तो वर्तमान सरकार जो बेहतर कर सकती है, माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी के नेतृत्व में उन्होंने वित्तीय अनुशासन लाते हुए कई ऐसे सख्त फैसले लिए जनता के हित में, ताकि हम प्रदेश की स्थिति को बेहतर तरीके से जो है उसका प्रबंधन कर सकें और किसी तरह का जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको कम करें और जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। इसीलिए हमने की तरफ ध्यान दिया है। इसीलिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। आप जानते हैं कि जैसे कांगड़ा का एयरपोर्ट है, अगर हम उसकी एक्सपेंशन करने में जो सरकार ने कदम उठाया है उससे बहुत बड़ा लाभ जो है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए होगा। और उसी तरीके से जो जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है उसमें भी एक पर्यटकों के लिए बहुत सारे गतिविधियां जो है उससे जुड़ी हुई वहाँ पे बढ़ेंगी। बिलासपुर में हमने जो जल क्रीड़ा और जल पर्यटन को जो है बढ़ावा दिया है और वहाँ पे अहौर के पास एक टूरिज्म सेंटर बना रहे हैं
उसी तरीके से रोपवे के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, सड़कों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, हमारे पशुपालकों को, किसानों को लाभ मिल सके, इसके लिए जो है वो जो प्राकृतिक खेती है उसको जो है सरकार ने जो न्यूनतम उसको खरीद मूल्य है उसको तय किया है। और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी की ओर से पूर्व बीजेपी सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी विधायक विनोद कुमार ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे आंकड़े पेश कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तक की मैं बात करूं तो इस प्रदेश के ऊपर 47,966,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वीरभद्र सिंह जी की सरकार छोड़ करके गई थी। 17 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, आर्य जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और जब जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आप सबके ध्यान में है कि देश में कोरोना जैसी भयंकर महामारी प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस कोरोना जैसी महामारी ने इस प्रदेश के विकास की गति को रोकने का काम किया। फर्स्ट फेज में आई, एक बार इससे हमें लगा कि राहत पा ली गई, लेकिन दूसरी साल फिर से कोरोना आया। लगभग इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर 2 साल जयराम ठाकुर जी की सरकार में 2 बार कोरोना हुआ। 2 साल हमारे इस कोरोना ने खराब किए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 साल इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कोरोना का प्रकोप रहता है और उसके बावजूद भी इस प्रदेश में विकास के काम ना रुके, उन विकास के कामों को कैसे गति दी जाए। मैं समझता हूं कि उस कोरोना के दौर के अंदर इस विकास के कामों की गति ना रुके, वो गति निरंतर चलती रहे तो सबसे बेहतरीन प्रबंधन व्यवस्था और अपने लोगों को लेकर के, अपने लोगों का फ्री ट्रीटमेंट किस तरीके से हो, इलाज किस तरीके से हो, वो अगर काम करने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया। और वही आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक मदद देने के बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी नेताओं से केंद्र की ओर से दी जा रही आर्थिक मदद को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस विधायक राठौर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। पार्टी के जो भी केंद्रीय नेता यहाँ आते हैं या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री या और नेता हैं, वो एक बात कहते हैं कि हमने हिमाचल की बहुत ज़्यादा मदद की। वो आंकड़े लेके आते हैं कि इतने करोड़ हमने मदद की। कि आप श्वेत पत्र लेके आए, आप व्हाइट पेपर लेके आए कि आपने हिमाचल की कितनी मदद की। अब जो केंद्र नीति योजना है यहाँ चल रही है, अब उसका पैसा भी आप मदद में जोड़ रहे हैं, वो तो मदद नहीं हुई ना। अभी आपदा के समय लगभग 10,000 करोड़ का हमारे प्रदेश का नुकसान हुआ, लेकिन उसकी भरपाई तो हुई नहीं। और खाली हिमाचल की बात नहीं है, जहां भी गैर भाजपा सरकार है वहां ये हो रहा है, अनदेखी की जा रही है, सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि इस वक्त देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में कोलकाता, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों के तस्कर शामिल हैं। आपको बता दें कि सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन सदर शिमला में मामला दर्ज कर दिया गया है और पुलिस की ये कार्रवाई क्षेत्र में नशा तस्करी को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एसपी संजीव गांधी ने बताया है कि पुलिस को इस गैंग के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। एक्टिविटीज की एंगेज्ड हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने जो एक मिशन क्लीन इस टैगलाइन के साथ अभियान चलाया है, उसके अंतर्गत पिछले कुछ समय में हमने एक इंटरस्टेट जो
ड्रग सप्लाई जो गैंग है उसको इंटरसेप्ट किया है, उसको बस्ट किया है। उसमें अभी तक हमने कुल 17 गिरफ्तारियां की हैं और पिछले 24 घंटे में जो है वो 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन है जिसमें वो ऑनलाइन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं और इसमें जो है वो जो जिस तरह से एक ऑनलाइन बिजनेस चलता है उस तरह का एक बिजनेस प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप शाह है, वो कलकत्ता में इस पूरे के पूरे बिजनेस को ऑपरेट कर रहा था और दिल्ली से जो था वो सप्लाई लाइन को आगे बढ़ा रहे थे। लोकल लेवल पे उन्होंने एक सुपर स्प्रेडर जो हैं अपने रिटेलर्स रखे हुए थे। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमने इनके इक्विपमेंट्स और इनकी ऑनलाइन पेमेंट्स मैकेनिज्म को पूरा एनालाइज किया तो ये पाया कि इसमें 200 से ज़्यादा लोग जो हैं संलिप्त हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल। हिमाचल प्रदेश की आइस हॉकी महिला और पुरुष टीम ने लेह में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। लेह में हुई ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 5वीं बार आयोजित हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश की टीम ने 4थी बार इन गेम्स में भाग लिया। ये प्रतियोगिता 23 से 27 जनवरी तक आयोजित हुई। महिला और पुरुष टीम ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ रहा है। परफॉर्मेंस इस साल कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। जो कमी की बात है आई थिंक वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी रह रही है। हमारे पास आइस टाइम जो होता है बहुत कम होता है, बहुत लिमिटेड आइस टाइम मिलता है। काजा में भी 2 से 3 घंटे आइस टाइम मिलता है टीम को प्रैक्टिस के लिए। कंपैरेटिवली जो लेह लद्दाख की टीम है, जो आईटीबीपी की टीम है, जो आर्मी की टीम है जिनसे हमारे है, उनका आइस टाइम दिन का 4 to 5 आवर्स का आइस टाइम है, प्लस उनका एक लॉन्गर सीजन होता है। टीम 12 महीने साथ में प्रैक्टिस करती है। तो अगर हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर मिले, आई एम वेरी श्योर कि हम गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सालों से शिमला के रिंग में बात चल रही है कि उसको एक ऑल वेदर रिंग बनाया जाएगा, बट हमारा तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से दैट उस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। और काजा में भी अगर एक ऑल वेदर रिंग बन सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टीम मेंबर्स हमारे वहीं से हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ही एक प्रॉपर जब आइस फैसिलिटी होगी उसके बाद ही टीम का परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो सकता है। पार्टिसिपेट किया है। लास्ट ईयर भी हमारा ब्रोंज मेडल आया था और इस साल भी हमारा ब्रोंज मेडल आया, लेकिन परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो इस बार हमारी परफॉर्मेंस फार बेटर थी। और इवन विमेंस टीम में इस बार एक नई टीम चंडीगढ़ की आई थी जो कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन हमने बहुत अच्छी गेम उनके अगेंस्ट भी खेली और वी वॉन द मैच। और अल्टीमेटली हमारा दोनों टीम्स का ब्रोंज मेडल आया है। और अब आई थिंक थोड़े टाइम में नेशनल्स भी अनाउंस होने वाले हैं आइस हॉकी के, और हमारे को उम्मीद है कि देहरादून वाला जो रिंक है वो खुलने वाला है। 80% काम उसका हो चुका है। तो नेशनल्स जो हैं पॉजिटिवली देहरादून में होंगे और हमारी टीम्स अभी काजा में फिर से ये सब जा ही रहे हैं, काजा जा रहे हैं कल, और प्रैक्टिस जारी रहेगी। और इसी साल नेशनल्स में उम्मीद है कि हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे और इसी साल नेशनल में ही हम मेडल का कलर चेंज कर देंगे। कुल्लू के राजस्थान के समीप डोलू नाला में जो टोल प्लाजा लगाया गया है, इसी मुद्दे को लेकर कई संगठनों के पदाधिकारी ढालपुर में डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश से मिले और डीसी से मांग रखी कि कई सालों से इस टोल प्लाजा को हटाने की बात स्थानीय लोग कर रहे हैं, क्योंकि उस टोल प्लाजा से स्थानीय लोगों के अलावा सैलानियों को भी आर्थिक रूप से दिक्कत उठानी पड़ रही है। ऐसे में जल्द से जल्द इस मुद्दे को प्रदेश और केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाए। टोल प्लाजा जिसके बारे में नितिन गडकरी जी ने भी जो लोकसभा में बयान दिया था कि 60 किलोमीटर के अंदर नहीं लगाया जा सकता, जबकि ये यहाँ से जो टकोली में टोल प्लाजा जो चालू हो चुका है तो वो तो 40 किलोमीटर भी नहीं बनता। तो वो मंत्री जी के बयान के अनुसार ही गलत है, हम नहीं कह रहे। और दूसरी ये बात है, देखा जाए तो जहाँ जहाँ टोल लिया जाता है टैक्स देना चाहिए, लेकिन टैक्स के बदले में फैसिलिटी क्या दी जाती है जनता को। ये जो एनएच के जो नॉर्म्स है, रूल है, उसमें बड़ी भारी सुविधाएं जो है एनएच के द्वारा दी जाती है, जिसमें जगह जगह टॉयलेट्स का होना है, ड्रेनेज का होना है, और ये ओवरहेड ब्रिजेस है, यानी बहुत सी बातें हैं उसमें। तो ये तो एक भी चीज़ को फुलफिल नहीं करता। बेसिकली ये रोड जो बनाया गया है, पुराना रोड था कुल्लू से लेकर मनाली तक,
उसमें सिर्फ लिपापोती हुई है। और वहीं आपको बता दें, कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर से नगर परिषद कुल्लू की ओर से रेहड़ी संचालकों को हटाए जाने पर सीटू ने इसका विरोध किया है। तो वहीं सीटू ने रेहड़ी संचालकों के साथ मिलकर अखाड़ा बाजार में नगर परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान सीटू ने नगर परिषद कुल्लू से मांग रखी कि जल्द से जल्द वेंडिंग जोन स्थापित किया जाए और इन सभी रेहड़ी संचालकों को वहां पर शिफ्ट किया जाए ताकि ये सभी अपना कारोबार कर सके। कार्यकारी अधिकारी है परिषद के, उन्होंने ये कहा कि भाई आप गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि एक गलत तरीका था। जब हमने उन्हें ये कहा कि भाई ये जो कानून बना है, जो तय बाजारी का, जो वेंडर जोन का जो कानून बना है, जो 2014 में बना हुआ है, उसके तहत जो है आप कार्रवाई कीजिएगा, जो कि आपकी कमेटी के द्वारा, आपके उसके द्वारा इन लोगों को यहाँ पर बसाया गया था। और जो जिन्हें आपने अलॉटमेंट नहीं की थी, हमारा यही सवाल था कि उन लोगों को भी अलॉट करके वेंडर जोन बना करके उनको जो है वो वहाँ पर बसाया जाए। परंतु आज जो है हम ये देख रहे हैं 6-7 महीने के पश्चात भी जो इशू है वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है और जो है वो कमेटी इस इशू को जो है वो सही तरीके से रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। जो परिषद के अधिकारी हैं यहाँ पर, वो है वो एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से, जो कानूनी तरीके से इसको उठाना चाहिए था, उस तरीके से नहीं उठा रहे हैं और ना ही उनको सेटल कर रहे हैं। वेंडर जोन एक बहुत बड़ी आय जो है नगर परिषद के लिए है। कुछ समय हम जो है 31 लाख तक जो हमारा इसका सालाना, जो 31 लाख 40 लाख तक जो हमारा सालाना इकट्ठा होता था, जो कि हमारी पे का बहुत बड़ा स्रोत था। लेकिन आने वाले समय कुछ एक समस्या हमारी पैदा हो गई है कि वेंडर जोन जो ढालपुर में, बाकी जगह तो नहीं, हम सारे चले हैं, जैसा आप देख रहे हैं सरवरी हमारा जो बस स्टैंड के साथ वेंडर जोन चला हुआ है और बहुत हमारे वेंडर जोन चले हुए हैं। लेकिन कुछ एक जगह जहाँ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वो जो हटाए गए टेम्परेरी, और उसके साथ जो ढालपुर में एक बहुत बड़ी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है, चाहे हमारे एमएलए साहब ने कहा है कि ढालपुर में ये नहीं लगेंगे। तो ढालपुर में हम कोशिश करेंगे कहीं भी ढालपुर जो वेंडर जोन ना लगे। लेकिन जो वेंडर जोन में जिनको हमने, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना उससे हटाए गए हैं, उन्हें हमें दोबारा से विस्थापित करेंगे और इनको चरणबद्ध तरीके से जो हमारे पुराने हैं, जो लोकल है, कोई विकलांग है, इनको जो हम करेंगे पहले उसमें फर्स्ट सूची में। मांग यही है जी, हमारे को या तो लगाने दो, या तो हमारे को अब बाहर तो हम हो नहीं सकते हैं। मेरे वहाँ तो लाड़ा भी पंग है, 100% मेडिकल है मेरे वहाँ। मेरे को तो बहुत मुश्किल हो गई है और लोगों का किराया भाड़ा देना मेरे को तो बहुत मुश्किल हो गई है। हमारे को तो कहीं एक वो भी नहीं है, सारा किसी का नहीं है। अब हमारा मतलब ये है, या तो हमारे को लगाने दो ना, या तो अब क्या बोल सकते फिर इस चीज़ के बारे में। अब इतने लोग सारे परेशान हैं, एक घर की परेशानी तो है नहीं है। 8 महीने से हम बहुत परेशान है, करना पड़ेगा ना। अब ऐसे ही कर रहे हैं, लोगों का किराया फंस रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही है। अब ना दूध दाद हमने सारे बंद किए है, ऐसे दूध का 10-10 वाला दूध ले रहे हैं दुकानों से। बच्चे बहुत मुश्किल में पड़ रहे हैं, क्या करना फिर। और चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। इसको यहाँ लगाना, ठीक यहीं पे। ठीक। मेरा यो घर बनने लग रहा है सूर्य घर। जब सूर्य ऊर्जा के फायदे मिलेंगे नॉन स्टॉप, तब अपना मंथली बजट भी रहेगा टॉप। आप ही सोचो। देख भाई, ठीक यहीं पे लगाना है, समझे। अब मेरे गांव में भी लग रही है स्ट्रीट लाइटें। जब रोशनी रहेगी नॉन स्टॉप तो अपना गांव भी चमकेगा टॉप, है कि नहीं। ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम पे लगती है। कहीं फ्यूचर के रास्ते खुल जाते हैं तो कहीं दूरियां घट जाती हैं। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बता दें 1 फरवरी को देश का केंद्र बजट आने वाला है। इससे ऐसे में हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कारोबारी सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट आने वाला है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कारोबारी सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। मनाली में कनेक्टिविटी एक बड़ी चिंता बनी हुई है। ऐसे में लोग सड़क नेटवर्क,
रेल कनेक्टिविटी के साथ साथ राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भी मांग कर रहे हैं। इस वर्ष का सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बजट आ रहा है, बजट के प्रावधान रखने के लिए मैं आग्रह करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि यहाँ रेल नेटवर्क का बहुत कमी है। ब्रॉडगेज नेटवर्क जो अभी भानुपल्ली बिलासपुर चल रहा है उसको मनाली तक लाने की कृपा करें, और साथ में हिमाचल में एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। जिस हिसाब से हमारे पास पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट और जल्दी जो कर सकते हैं हम वो एयर नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। देखिए, बजट तो वैसे हर साल आता है, लेकिन हर साल हम उम्मीदें भी हमारी जागती हैं कि भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो हमारा सेक्टर जैसे टूरिज्म है, तो टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग उम्मीद करते हैं। हमारे तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होता है, मेन जो डेस्टिनेशन है हमारे, वहाँ सब कुछ सही चीज़ होना चाहिए, सड़कें हो, और जो एयर रूट हमारा जो कुल्लू का सबसे महंगा है आज की तारीख में, वो थोड़ा ठीक किया जाए। और जो एयरपोर्ट्स विस्तार हो रहे हैं तो यहाँ भी होना चाहिए। रेलवे लाइन की बात बहुत टाइम से सुन रहे हैं, उसके लिए भी कुछ बजट होना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि शीतकालीन खेल पर्यटन को बढ़ावा देने से यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही लोगों ने समय पर सड़कों से अवरोध हटाने की अपील भी की, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे और पर्यटकों को आने में कोई दिक्कत ना हो। विंटर स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी बिग इंडस्ट्री है हिमाचल प्रदेश के लिए, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो, लाखों करोड़ों भ्रमण करते हैं हिमाचल प्रदेश, और इवन मनाली, हर जगह लोग आते हैं देखने के लिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए, जैसे विंटर स्पोर्ट्स के लिए और टूरिज्म के लिए। जैसे रहा यहाँ पर हम लोग विंटर्स में काफ़ी जब बर्फ पड़ता है, यहाँ पर रोड क्लीनेस वगैरह काफ़ी लेट होता है। अगर यहाँ पर कुछ अपने टूरिज्म के पास अगर स्नो इक्विपमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये मशीनें हो, तो मैं समझता हूँ कि टूरिस्टों को जाने का मौका, आपका लाहौल हो, चाहे आपका रोहतांग हो, चाहे आप कोठी हो, चाहे सोलंग हो, इजीली जाने का मौका मिलता है। मैं स्पेशली सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि रोड्स हमारे अच्छे होने चाहिए, और एयरपोर्ट, और तभी यहाँ पे अच्छा टूरिज्म आ सकता है। और उसके बाद हमारा जैसे टूरिज्म के ऊपर है, जैसे विंटर स्पोर्ट्स में हमारा, जैसे विंटर स्पोर्ट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स, ये ह्यूज इकोनॉमी है हमारी। जैसे अगर अच्छे रिजॉर्ट बनाएंगे, अच्छे स्लोप्स बनाएंगे, अच्छे लिफ्ट्स बनाएंगे, तो एक बहुत बड़ी वैली के लिए बहुत बड़ी अच्छी इकोनॉमी आएगी। मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूं कि अगर हमारे खासकर इसके लिए विंटर स्पोर्ट्स और बर्फ के लिए चाहे जो भी है, रोप वे है, उसमें अपने आप टूरिज्म हमारा डेवलप होगा और अच्छा इकोनॉमी आएगी। केंद्रीय बजट आने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनकी चिंताओं का समाधान करेंगी। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश अपने सेब के बगीचों के लिए मशहूर है। हिमाचल प्रदेश के सेबों की पूरे देश में सप्लाई की जाती है। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले सेब किसानों ने सरकार से ऐसी नीतियां बनाने के लिए कहा कि जिससे राज्य में सेब का उत्पादन और बढ़ सके। सेब की फसल की सुरक्षा की मांग निर्यात में आने वाली दिक्कतों की वजह से हो रही है, क्योंकि ज्यादा दिन लगने की वजह से सेब की गुणवत्ता पर इसका असर पड़ता है। देखिए खास रिपोर्ट। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश अपने सेब के बगीचों के लिए मशहूर है। हिमाचल के सेबों की पूरे देश में सप्लाई की जाती है। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले सेब किसानों ने सरकार से ऐसी नीतियां बनाने को कहा है कि जिससे राज्य में सेब का उत्पादन और बढ़ सके। सेब की फसल की सुरक्षा की मांग निर्यात में आने वाली दिक्कतों की वजह से हो रही है, क्योंकि ज्यादा दिन लगने की वजह से सेब की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। सेब पर आयात शुल्क 100% करने की मांग की और MIP मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी जो है 100% करने की मांग की, क्योंकि 44 देशों से सेब भारत में आता है और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कश्मीर, उत्तराखंड के सेब को भी जो है ये विदेश का आयातित सेब का बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा जो MIS का मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का पिछले बजट में पिछले 2 बजटों से जो है बजट लगभग खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया है, उसको भी हमने जो है डिमांड की है कि उसको जो है फिर से बहाल किया जाए। किसानों की एक और मांग सेब की खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कृषि उपकरणों और उत्पादों पर लगाए गए ज्यादा GST को कम करने की है। किसानों का कहना है कि सीधी सब्सिडी से इन सब परेशानियों को खत्म किया जा सकता है। आज जो हमने आग्रह किया है वो बार बार हम करते आए हैं GST की एग्जम्प्ट करने की, कि जितने भी कृषि उपकरण है,
खादें है, बीज है, कीटनाशक है, चाहे फंजीसाइड्स है, चाहे हमारे पैकेजिंग मटेरियल पे बॉक्सेस है, एप्पल बॉक्सेस आते हैं, उस पे जो है पूरी तरह से जीएसटी को जो है एग्जम्प्ट किया जाए। चाहे वो पॉली हाउसेस है, हमारी नेट्स है, जालियां जो एंटी हेल नेट्स है, सब पे जो है जीएसटी पूरी तरह एग्जम्प्ट कर देना चाहिए सरकार को, जिससे कि हम किसानों बागवानों को सीधा फायदा होगा। सेंटर के बजट से यही उम्मीद है कि जितने भी हमारे फार्मिंग में जो भी हमारे को यूज होती है, उपकरण जो भी होते हैं, वो उसकी सब्सिडी डायरेक्ट मिले और जल्द से जल्द मिले। 3-3, 4-4 सालों से हमें सब्सिडियां नहीं मिल रही है और जितनी भी खादों पे है वो भी रेट बढ़े हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि उस पे भी सब्सिडी गवर्नमेंट बढ़ाए ताकि हमें कम से कम सस्ते से सस्ते दामों पे खादें मिले और अच्छी तरह से हम बागवानी कर सके। जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी की खादें आ रही है, बाहर से कोई आ रही है, उस पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे। सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा न मिलने की वजह से छोटे किसान ज्यादा परेशान हैं। जो भी बजट आते हैं वो हमें तो पता लगता है कि भाई सेंटर से बजट आए, मगर छोटे किसानों तक कोई भी जो भी बजट आता है वो पहुंच नहीं पाता है। बहुत ही दिक्कत होती है कि छोटे किसान इसमें बहुत ही दबके रह जाते हैं, उन तक कोई भी चीज़ आसानी से नहीं पहुंच पाती है। क्या डिमांड है? तो डिमांड यही रहेगी, जो भी अगर सरकार किसानों के लिए जो भी बजट पेश करती है वो डायरेक्ट किसानों तक पहुंचे। इसमें छोटे किसान तो ऐसे है कि उन तक सिर्फ कागजों में ही होता है कि भाई ये आप फॉर्म भर दीजिए, सब्सिडी आएगी, मगर वो सब्सिडी आती नहीं है। सेब किसान हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी ताकि सेब के उत्पादन में गिरावट न आए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए